सो इस बैच में बहुत सारे स्टूडेंट प्रीमियर और फाइनल कट प्रो के बैकग्राउंड से हैं और वो रिजॉल्व के ऊपर स्विच कर रहे हैं। तो हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन से करते हैं। काफ़ी लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता है जो इंस्टॉल कर चुके हैं, काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ब्लैक मैजिक दो टाइप के लाइसेंसेस प्रोवाइड करता है। वन इज़ द फ्री वर्जन एंड वन स्टूडियो वर्जन, जिसको आप उनकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है DaVinci Resolve 19 एंड ये फर्स्ट ब्लैक मैजिक की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, फ्री वर्जन एंड स्टूडियो वर्जन। फ्री वर्जन उनके लिए है जो बेसिक वर्क करना चाहते हैं। आपके लिए रिकमेंडेड है स्टूडियो वर्जन। जो भी हम टूल्स यूज़ करते हैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर, उसके अंदर ऑलमोस्ट हम हर टूल का यूज़ करेंगे। तो आपके पास स्टूडियो वर्जन का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है और सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फ्री वर्जन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर स्टूडियो वर्जन आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, लाइसेंस आपको बाय करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास मैक है तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं या फिर डाउनलोड ओनली के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक विंडो दिखाई देगी जहाँ पे आपको ये एक्टिवेशन की पुट करना होता है। ये 25 डिजिट का एक्टिवेशन की होता है जिससे सॉफ्टवेयर एक्टिव होता है। अब ये रैंडम नंबर्स हैं, ये 25 डिजिट का होता है, ये दिखाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब ये की को बाय करने के दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। वन की आप ब्लैक मैजिक डिज़ाइन की वेबसाइट में यहाँ पे बाय नाउ का बटन है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप चेकआउट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे अमाउंट में टैक्स इंक्लूड नहीं है, ये टैक्स इंक्लूड होकर आपको अमाउंट दिखाई देगी। या फिर अरीना फिल्म इंस्टीट्यूट से भी आप बाय कर सकते हैं। आप हमारे स्टोर के ऊपर जाएंगे arenafilminstitute.com, मैं आप बता देता हूँ आपको। देन आपको स्टोर के बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे है DaVinci Resolve Studio 19। बाय नाउ के बटन पे क्लिक करना है, मैनुअली पेमेंट को प्रोसीड करना है। देन आपने यहाँ पे वो जो आपने पेमेंट की है उसको सबमिट करना है। विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर हमारी टीम की तरफ से आपको मेल आ जाएगी जिसमें आपका एक्टिवेशन की होगा। तो जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको लगे कि मेरे को प्राइस पॉइंट यहाँ पे कम पड़ रहा है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। 3-4 डेज आपको ऐसा लगेगा नहीं कि लाइसेंस की नीड है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो टूल्स यूज़ होने शुरू हो जाएंगे। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है नॉइस रिडक्शन के लिए, हम मोशन इफेक्ट्स का यूज़ करते हैं, तो वो टूल्स तभी एक्टिव होते हैं जब आपके पास स्टूडियो वर्जन होता है। तो यहाँ पे दो टाइप के लाइसेंसेस हम प्रोवाइड करते हैं। जो लाइसेंस मैंने आपको दिखाया है स्टोर के ऊपर वो 31,388 रुपीज़ का है राइट नाउ। ये आप दो सिस्टम्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। कोई भी लाइसेंस आप चाहे वेबसाइट से ले लो, चाहे हमारे अरीना फिल्म इंस्टीट्यूट से ले लो, एक लाइसेंस दो सिस्टम्स के ऊपर चलता है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि मुझे 31,000 नहीं लगाने, मेरे पास एक ही सिस्टम है, तो हम सिंगल लाइसेंस भी प्रोवाइड करते हैं। आप एक सिस्टम के अंदर उस लाइसेंस को यूज़ कर सकते हो और वो कॉस्ट करता है 20,700 रुपीज़। तो दोनों आप चाहें वो लाइसेंस आप ले सकते हैं। आप सभी माइक को म्यूट कर दीजिए प्लीज। सो अगर आपको लगता है कि आपके पास एक ही सिस्टम है और फ्यूचर में आपको लगता है कि 4-5 मंथ्स तो मेरे पास अभी कोई सिस्टम नहीं है या मेरा कोई प्लान नहीं है, तो आप सिंगल लाइसेंस की तरफ जा सकते हैं जो 20,700 रुपीज़ कॉस्ट करता है। अदरवाइज आप फुल लाइसेंस को ले सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पायरेटेड सॉफ्टवेयर तो यूज़ कर रहे हैं, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। इससे अच्छा आप फ्री वर्जन के साथ कंटिन्यू करो, पायरेटेड सॉफ्टवेयर मत यूज़ करो। इसके 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहला है सिक्योरिटी रीजंस। जब भी आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, या तो ये आपके हार्डवेयर को करप्ट कर देता है या बेसिकली ये आपके डेटा को करप्ट कर देता है।
दूसरा, स्टेबिलिटीज इशू आते हैं, बहुत सारे बग्स, बहुत सारे क्रैशेस आपको देखने को मिलते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा ये पायरेटेड के कारण हो रहा है। और काफ़ी लोग अगर पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो मेरी बात के साथ एग्री भी करेंगे। समटाइम्स उनको रेंडर पेज के अंदर जब वो इमेजेस को रेंडर करते हैं, क्लिप्स को रेंडर करते हैं, तो कई बार उनको ग्लिचेस देखने को मिलते हैं। वो भी एक कारण है पायरेटेड सॉफ्टवेयर का, क्योंकि जब पायरेटेड सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करते हो तो कुछ ऐसे फंक्शंस को इनेबल और डिसेबल किया जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। थर्ड प्रॉब्लम है, ना ही आपको अपडेट्स मिलेंगे ना ही आपको सपोर्ट मिलेगी। किसी भी टाइप के बग्स, एरर आएंगे आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ना ही ब्लैक मैजिक उसका सपोर्ट कर पाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इशू है या हमारे लाइसेंस के वर्जन के अंदर कोई इशू है। और ना ही हमारे इंस्टीट्यूट से आपको कोई स्पेसिफिक सपोर्ट मिल पाएगा सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। कोई भी क्रैशेस आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, और ना ही जब भी कोई नया वर्जन आता है, मान लीजिए हमने क्लास में उसको डिस्कशन किया, नेक्स्ट डे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, आप डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते हो, आपको फिर से पायरेटेड वेबसाइट के ऊपर जाके वेट करना होता है, जब वो वर्जन आता है डाउनलोड करना पड़ता है, फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं जब आप यूज़ करते हो पायरेटेड सॉफ्टवेयर का। सबसे बड़ा इशू है सिक्योरिटी रिस्क। जब आप प्रोफेशनली वर्क करते हो तो फिर क्लाइंट का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट होता है फिर आपके फ्यूचर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो लाइसेंस होना सबके पास इंपॉर्टेंट है, लो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, अब सॉफ्टवेयर से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टाइम जब हम विंडो ओपन करते हैं तो आपको ये प्रोजेक्ट मैनेजर देखने को मिलता है। ये DaVinci Resolve का फर्स्ट विंडो है जो आपको देखने को मिलेगा। ये वो जगह है जहाँ पे हम सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज, या हम इसे डेटाबेस भी बोल देते हैं। ये सारे डेटाबेसेस हैं। डेटाबेस वो जगह है जहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट सेव होते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो एक डेटाबेस आपको मिलता ही है, सेम नाम से मिलेगा, लोकल डेटाबेस। ये आपके कंप्यूटर की इंटरनल ड्राइव के अंदर सेव होता है। जैसे मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैक की जो इंटरनल ड्राइव है ये उसके अंदर इसकी लोकेशन है। आप जैसे विंडोज़ का यूज़ करेंगे तो उसकी सी ड्राइव में सेव करेगा। अब इसके अंदर मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा वो मेरे इंटरनल ड्राइव के अंदर सेव होंगे, और अगर मुझे इसकी लोकेशन को चेक करना है तो मैं आई बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसकी लोकेशन को देख सकता हूँ। यू कैन सी यूज़र एरिक पॉल लाइब्रेरी, एंड इसके अंदर ये पूरा पाथ मेरे को बता रहा है। आप विंडोज़ का यूज़ करते हैं तो आपको ये इंटरनल ड्राइव में बताएगा। अब प्रीमियर में आप, प्रीमियर के बैकग्राउंड से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो मैं उसकी एग्जांपल लेता हूँ। प्रीमियर में क्या होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे क्लाइंट के प्रोजेक्ट सेव करते हो। आपने फॉर एग्जांपल क्लाइंट ए का प्रोजेक्ट बनाया, आपने उसकी प्रोजेक्ट की लोकेशन अलग जगह पे सेव की। दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, उसकी अलग जगह पे लोकेशन सेव की। रिजॉल्व में हम ऐसा नहीं करते हैं। रिजॉल्व में एक ही डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस के अंदर हम हर प्रोजेक्ट को सेव करते हैं। हम चाहें तो और डेटाबेस बना सकते हैं, बट ये एक राइट प्रैक्टिस के अंदर नहीं आता है। हमारे पास एक ही डेटाबेस होता है और उस एक डेटाबेस के अंदर हम सारे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, यानी कि लोकेशन एक ही होती है जिसके अंदर प्रोजेक्ट सेव होते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कभी भी लोकल डेटाबेस के अंदर वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरनल ड्राइव अगर किसी भी रीज़न से करप्ट होती है, हार्डवेयर इशू के कारण या सॉफ्टवेयर का अपडेट इशू के कारण, तो आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। तो ऑलवेज आप जो अपना डेटाबेस बनाते हो वो एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर अपना स्टोर कीजिए। तो डेटाबेस न्यू बनाने के लिए आपको ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है। इससे न्यू डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको लोकल डेटाबेस दिख रहा है, एग्जैक्ट सेम हम डेटाबेस और बना सकते हैं और उसकी लोकेशन डिफरेंट दे सकते हैं। एंड मुझे डेटाबेस का नाम देना है, आई गिव इट अ नेम, अरीना फिल्म इंस्टीट्यूट। देन ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे अपनी लोकेशन को चूज़ करना है कि डेटाबेस में कहाँ पे सेव करना चाहता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। आपके पास कोई भी एसएसडी हो, एक्सटर्नल ड्राइव हो, वहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। देन क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है।
अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि दो फोल्डर्स बन चुके हैं, एक डेस्कटॉप के अंदर और यहाँ पे अरीना फिल्म इंस्टीट्यूट के नाम से डेटाबेस भी बन चुका है। अब इसके अंदर मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट करूँगा वो यहाँ पे सेव होते रहेंगे। एक यहाँ पे प्रोजेक्ट का फोल्डर बन जाएगा इसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स आपके सेव होते रहेंगे। ये जगह है, ये डेटाबेस, इसको डेटाबेस बोलते हैं हम। अब कई बार आप रिजॉल्व को अपडेट कर रहे हो या गलती से मान लीजिए आपसे ये वाला डेटाबेस रिमूव हो गया, बाहर तो है बट यहाँ से रिमूव हो गया। समटाइम्स ये प्रॉब्लम आती है जब हम सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेते हैं ना, ये आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देता। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ मैनुअली, डिस्कनेक्ट। ये ऑलरेडी हमारे पास है डेटाबेस बट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है। अब क्रिएट नहीं करेंगे, क्रिएट तब करना है जब आपके पास कोई डेटाबेस नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस है मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैं क्लिक करूँगा कनेक्ट के ऊपर और मुझे यहाँ पे कोई भी नाम देना है। ज़रूरी नहीं है कि नाम उसके साथ मैच हो। एंड देन ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है। अब मुझे यहाँ पे सेविंग लोकेशन नहीं पूछ रहा है कि मुझे सेव कहाँ पे करना है, ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा डेटाबेस लोड करना है, कौन सा डेटाबेस ओपन करना है। तो मुझे इसको क्लिक करना है, इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे लोड हो जाएंगे। सी, अभी यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखा रहा, बट डेटाबेस लोड हो चुका है। सो दैट इज द वे। अब आप बोलोगे एरिक की फॉर एग्जाम्पल मैं क्लाइंट 1 का प्रोजेक्ट करता हूँ, उसको मैं डिफरेंट लोकेशन पे सेव करता था प्रीमियर में। क्लाइंट 2 का प्रोजेक्ट करता हूँ, डिफरेंट लोकेशन में सेव करता हूँ। तो वो मैनेज रहता था सिस्टम, क्योंकि मैं फोल्डर्स का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे भी हम जो डेटाबेस होता है हमारा वो सेम रहता है, बट यहाँ पे जो डेटाबेस के अंदर हम फोल्डर्स का यूज़ करते हैं क्लाइंट के डेटा को मैनेज करने के लिए। 1 सेकेंड, एक पर्सन यहाँ पे ऐड हुआ है। ये AMD राइजन पीसी करके जो भी यूज़र है, प्लीज़ अपना या तो नाम चेंज कर लीजिए या आपको मुझे रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि आपका नाम एनरोलमेंट से मैच नहीं हो रहा है। तो मैं आपको सिर्फ 2 मिनट्स दे रहा हूँ, आप प्लीज़ या तो नाम चेंज कर लीजिए या चैट बॉक्स में बता दीजिए, अदरवाइज़ मुझे आपको आ, हटाना पड़ेगा मीटिंग से। नाम बता दीजिए प्लीज़। सो यहाँ पे हम क्लाइंट के डेटा को मैनेज करने के लिए फोल्डर्स का यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसको मैं बंद करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लाइंट 1 के प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा कोई क्लाइंट A है, उसके प्रोजेक्ट्स मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको मैनेज करने के लिए क्लाइंट्स को मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फोल्डर्स का। आई क्लिक ऑन दिस वन एंड देन मैं सिंपली टाइप करता हूँ क्लाइंट A एंड दिस इज माई क्लाइंट A सपोज। अब डबल क्लिक करके मैं क्लाइंट A के प्रोजेक्ट्स को कर सकता हूं, करेक्ट। एक मिनट। अब डबल क्लिक करके मैं क्लाइंट A के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकता हूं। इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेंटेन रहेगी और आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस भी नहीं बनाने पड़ेंगे। और अगर मुझे वापस जाना है होम पेज के ऊपर तो मैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा और फॉर एग्जांपल मेरा कोई दूसरा क्लाइंट है तो उसके लिए मैं स्पेशल फोल्डर क्रिएट कर सकता हूं इस डेटाबेस के अंदर। तो राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर। मैं यहां से भी बना सकता हूं क्लिक करके और राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूं। दैट इज माई क्लाइंट बी। तो क्लाइंट बी के अंदर मैं क्लिक करके स्पेसिफिकली उनके प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकता हूं। सो दैट इज अ बेसिकली स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस नहीं बनाएंगे हम। और मैं आपको दिखाता हूं, डबल क्लिक करके यू कैन सी प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे आप नोटिस करो फोल्डर्स क्रिएट होने शुरू हो गए। जो फोल्डर्स आप यहाँ पे बना रहे हो वो सेम आपकी डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो रहे हैं। तो हम जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं प्रोजेक्ट्स की वो इस वे से करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपके पास मान लीजिए प्रीमियर का प्रोजेक्ट है। प्रीमियर के प्रोजेक्ट को आप क्या करते हो, मान लीजिए आपको कॉपी करना है प्रीमियर का प्रोजेक्ट, तो आप सिंपली करते हो कॉपी और दूसरी किसी लोकेशन पे जाके पेस्ट कर देते हो। ऐसा ही होता है अगर आपको उसकी लोकेशन चेंज करनी है, यस और नो? यस सर। ऐसा ही होता है। बट यहाँ पे
जो आपके पास डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हैं। अगर आपको इसकी लोकेशन चेंज करनी हो तो कैसे करनी होगी? आप सिंपली ना, आपको इस फोल्डर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर से ही ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मान लीजिए कि मुझे अरीना फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर जो क्लाइंट बी का डेटा है वो मूव करना है या कॉपी करना है लोकल डेटाबेस के अंदर, लोकल डेटाबेस के अंदर, करेक्ट। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी प्रोजेक्ट टू, क्लिक करते हैं और यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ। मैं लोकल डेटाबेस में कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी कर देते हैं, कॉपी हो चुका है। लोकल डेटाबेस में चलते हैं, सेम क्लाइंट बी का डेटा लोकल डेटाबेस की जगह में कॉपी हो चुका है। तो इस वे से ही आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को कॉपी कर सकते हैं। आपको उस स्पेसिफिक डेटाबेस के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजर विंडो। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप है डेटाबेस बनाने के बाद प्रोजेक्ट। हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, गिव इट एनी नेम, या फिर आपको डबल क्लिक यहाँ पे करना है और आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब टोटल ये 7 पेजेस हैं। जैसे प्रीमियर और फाइनल कट प्रो के अंदर एक ही विंडो के अंदर आप सारे वर्क करते हो, रिजॉल्व में ऐसा नहीं होता है। रिजॉल्व में हर काम के लिए डेडिकेटेड पेज है। बहुत सारे स्टूडेंट जब इसकी स्टार्टिंग करते हैं, इसको शुरू करते हैं, तो उनको थोड़ा सॉफ्टवेयर मुश्किल लगता है क्योंकि पेजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम 1 बाय 1 पेजेस को कवर करेंगे धीरे धीरे करके। 4 से 5 डेज के अंदर आपका जो आपके माइंड में डर है कि DaVinci Resolve थोड़ा मुश्किल है, वो निकलना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ माई प्रॉमिस। तो टोटल यहाँ पे 7 पेजेस हैं। मीडिया पेज, कट पेज, एडिट पेज, फ्यूजन, कलर, फेयर लाइट एंड डिलीवर। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करता हूँ। इसके शॉर्टकट्स भी बता देता हूँ एंड दैट इज़ ऑल्सो यूजफुल। तो मान लीजिए अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर वाली विंडो को दोबारा ओपन करना है, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में स्विच करने के लिए, अब बार बार आप DaVinci Resolve को बंद करके दोबारा स्टार्ट नहीं करोगे। आप प्रेस करोगे Shift 1, जिससे आपकी वो सेम विंडो ओपन हो जाएगी और आप डबल क्लिक करके किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में जा सकते हो। या फिर अगर Shift 1 नहीं प्रेस करना तो फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे चूज करना है प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे आपका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है Shift 1 सी। एंड Shift 2 आपका है मीडिया पेज के लिए, Shift 3 आपका है कट पेज के लिए, Shift 4 आपका है एडिट पेज के लिए। ऐसे ही Shift 5, 6, 7, 8 इस तरीके से शॉर्टकट वर्क करते हैं। Shift 1 से लेके Shift 8 तक के शॉर्टकट्स वर्क करेंगे। Shift 8 से बेसिकली आप डिलीवर पेज में आ जाओगे। तो मीडिया पेज वो जगह है जहां पे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब आप बोलोगे यार, एक डेटा को ऑर्गेनाइज करने के साथ हम यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा ऑर्गेनाइज होता है। कट पेज में बेसिकली आप अपनी एडिटिंग को फास्टर करते हो, एडिट पेज में अपना पूरा एडिट वर्क करते हो। फ्यूजन पेज VFX के लिए यूज होता है, कलर पेज कलर ग्रेडिंग के लिए यूज होता है, फेयर लाइट पेज ऑडियो साउंड डिजाइनिंग के लिए यूज होता है बेसिकली, और डिलीवर पेज के अंदर फाइनल जब आप इमेज क्लिप्स को रेंडर करते हैं उसके लिए यूज होता है। तो टोटल यहाँ पे 7 पेजेस हैं और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपने मान लीजिए एडिट पेज में कोई भी चेंज किया, इमीडिएटली वो 7 के 7 पेजेस के अंदर वो सेम चीज़ अपडेट हो जाएगी। आपने मान लीजिए एक शॉट को यहाँ से रिमूव किया, बाकी सारे क्लिप पेजेस के ऊपर भी वो शॉट रिमूव हो जाएगा। आपने शॉट को ऐड किया तो वो सारे 7 के 7 शॉर्टेस के पेजेस के ऊपर अपडेट हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड पेज है। अब फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मीडिया पेज से। सो मीडिया पेज में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। जो भी डेटा हम एडिटिंग के अंदर यूज करेंगे वो डेटा हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड करता हूँ। टॉप इज द फाइंडर लेवल, बॉटम इज द रिजॉल्व मीडिया स्टोरेज। टॉप इज अ फाइंडर लेवल। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? फाइंडर लेवल वो जगह है जहां पे आपके सिस्टम की जितनी भी डिस्क कनेक्टेड हैं वो आपको दिखाई देती हैं और आप वो डेटा देख सकते हो। सिर्फ जब आप नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो रिजॉल्व के अंदर इंपोर्ट होता है। बट मेरे सिस्टम के साथ तो और भी डिस्क कनेक्टेड है। यहाँ पे मुझे एक ही दिखाई दे रही है,
तो मुझे एक सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। तो क्लिक करना है, प्रेफरेंसेस के अंदर जाना है और यहाँ पे ऑप्शन है सिस्टम, देन मीडिया स्टोरेज एंड देन मुझे यहाँ पे क्लिक करना है ऑटोमेटिकली डिस्प्ले अटैच स्टोरेज लोकेशंस। सेव करते हैं, जितनी भी डिस्क कनेक्टेड है मेरे सिस्टम के साथ वो ऑटोमेटिकली जो है कनेक्ट हो जाएंगी। और मुझे जहाँ पे मेरा डेटा है मैं उसके अंदर चलता हूँ। अब देखिए मेरे को बार बार उस फोल्डर में ना जाना पड़े, इस फोल्डर को मैं फेवरेट्स में ऐड करके रख सकता हूँ। अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस एरिया के अंदर, इस विंडो के अंदर रख लेता हूँ, सो दैट इज माई फेवरेट। अब मैं किसी भी जगह के अंदर हूँ, मुझे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, मैं उसी फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा। आप चाहें तो जितने भी फोल्डर यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं मल्टीपल फोल्डर्स हैं। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए, आपसे क्वेश्चन है मेरा, प्रीमियर में जब आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो ऑर्गेनाइज किस वे से करते हैं? आप में से बहुत सारे लोग प्रीमियर यूज कर रहे हैं, तो अपना अपना बता सकते हैं आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो डेटा को? सर बिन्स में करते हैं भाई। बिन्स में करते हैं, ये किसने बोला? यस, वरदान बोला वरदान। सर। और बाकी आकाश, अनुजीत, निशांत, या विशाल? बिन्स बिन्स में ही होता है बेसिकली। बिन्स में ही करते हैं सारे हाँ वही। मीडिया, हाँ मीडिया यस सर, पीस बिन्स रहता में। है उसमें। करेक्ट। और या जो फाइनल कट प्रो का यूज़ करते हैं उनको पता होगा, वो इवेंट्स का यूज़ करते हैं, चीज़ सेम ही है। ऐसे ही यहाँ पे भी हम बिन्स का यूज़ करते हैं। सो पहले हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। सो दे आस्किंग की चेंज प्रोजेक्ट फ्रेम रेट, the clip has have a different frame rate to the project, would you like to change your timeline frame rate to match? हम डोंट चेंज के ऊपर क्लिक करते हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपके क्लिप्स का फ्रेम रेट डिफरेंट है और आपके प्रोजेक्ट्स के साथ वो मैच नहीं कर रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। डोंट चेंज के ऊपर क्लिक करते हैं, एक बार इंपोर्ट हो जाएगा। अभी मैं इसको मैनेज करने के लिए बिन्स का यूज़ करूँगा। सपोज हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू बिन, गिव इट अ नेम। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टिल्स को सेपरेट फोल्डर के अंदर करना है, तो आई टाइप इट स्टिल, और जितनी भी स्टिल्स हैं मैं उसको कंट्रोल या कमांड प्रेस करके सिलेक्ट कर सकता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। इस वे से हम यहाँ पे भी मैनेज कर सकते हैं। सो राइट क्लिक करते हैं, इसका शॉर्टकट है कमांड शिफ्ट एन, न्यू बिन क्रिएट करने का, एक और बिन क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे ना जो डेटा है वो ऑलरेडी मेरे पास सॉर्टेड फॉर्म के अंदर है। ऑलरेडी जो है वो मेरे क्लाइंट ने या मेरे असिस्टेंट ने डेटा मुझे सॉर्ट करके दिया फोल्डर्स के अंदर। मैं दोबारा से वही सेम स्टेप्स क्यों करूँ? तो रेदर देन ना कि आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, आप बिन्स वाले एरिया के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करो। जब आप बिन्स वाले एरिया के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपके जो फोल्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली बिन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सी, सो दैट इज अनदर ऑप्शन। अब अज्यूम करते हैं कि मेरे पास ये डेटा सॉर्टेड नहीं है, बट यहाँ पे पिन्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं मैनुअल करने के लिए। मैं एक अदर ऑप्शन का यूज़ करता हूँ कॉल्ड स्मार्ट पिन्स। प्रीमियर में मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कि ये ऑप्शन है या नहीं है, बट फाइनल कट प्रो में ऑप्शन है। प्रीमियर मैंने कम यूज़ किया, दैट्स व्हाई मेरे को उसके बारे में ये नहीं पता कि उसके अंदर स्पेसिफिकली ये ऑप्शन है। कोई बता सकता है स्मार्ट पिन का ऑप्शन है उसके अंदर? नहीं। नहीं है, करेक्ट। नहीं मुझे भी नहीं लगता है नहीं। अच्छा, सो स्मार्ट बिन का ऑप्शन ना मैं बहुत इजी वे से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक कार बाय करनी है, आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो, एग्जाम्पल car-dekho.com, आप वहाँ पे बजट डिसाइड करते हो फिल्टर्स के अंदर कि मुझे 20 से लेके 50 लाख तक की कार को देखना है। फिर वो आपसे पूछेगा ट्रांसमिशन कैसा चाहिए, आपको ऑटोमेटिक कार चाहिए, आपको मैनुअल चाहिए, कैसा चाहिए? आप बोलते हो कि मुझे ऑटोमेटिक कार चाहिए। फिर आप उसमें दो कंडीशन और अप्लाई कर देते हो कि मुझे मेरी कार में 6 एयर बैग्स चाहिए, ठीक है, या सनरूफ भी होना चाहिए। वो आपने कंडीशन डिफाइन कर दी। तो वेबसाइट क्या करेगी, अपने डेटाबेस में से ये देखेगी कि आपके जो कंडीशंस हैं और जो आपका बजट है उसके साथ हमारी वेबसाइट के अंदर कोई ऐसी है चीज़ जो मैच कर रही है, ऐसी कोई कार है, तो वो आपको दिखा देगा। ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं, जब वो कंडीशन मैच होती है तो हमारा डेटा सॉर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इमेजेस हैं,
अब रिजॉल्व को बहुत अच्छे से पता है कि जो इमेजेस का फॉर्मेट है वो जेपैग, पीएनजी, ये सारे फॉर्मेट्स के अंदर इमेजेस होती हैं, और वीडियो का फॉर्मेट उसको पता है, दोनों चीज़ें के बारे में उसको क्लैरिटी है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्मार्ट पेन्स का। तो राइट क्लिक करते हैं, ऐड स्मार्ट पेन, गिव इट अ नेम। पहले मुझे स्टिल्स को सेपरेट करना है, तो आई टाइप इट स्टिल। अब ये फिल्टर है एक ऐसा समझ लीजिए जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई कहाँ कर रहा हूँ? पूरे मीडिया पूल की प्रॉपर्टी के ऊपर, जितना भी डेटा है उसके ऊपर ही अप्लाई कर रहा हूँ। जब ये कंडीशन मैच होगी मेरा डेटा सॉर्ट हो जाएगा। अब मैं कंडीशन क्या अप्लाई करूँगा? मैं यहाँ पे मल्टीपल वे से डेटा को सॉर्ट कर सकता हूँ, रेजोल्यूशन के हिसाब से, शॉट के फ्रेम रेट के हिसाब से, क्लिप टाइप के हिसाब से, डिफरेंट वे से मैं इसको सेटल कर सकता हूँ, बट आई चूज क्लिप टाइप। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन अप्लाई की कि पूरे मीडिया पूल के अंदर कोई भी वीडियो है, जब उसको वीडियो दिखाई दे वो डेटा सॉर्ट हो जाए, करेक्ट। बट मुझे वीडियो नहीं देखनी, मुझे देखनी है स्टिल्स। तो आई क्लिक ऑन दिस एंड चूज स्टिल। तो जैसे ही मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा मेरा पूरा फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर स्टिल्स सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि वो कंडीशन मैच हो चुकी है। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मुझे साउंड को, जो जितने भी साउंड इफेक्ट्स हैं, म्यूजिक हैं, उसको सेपरेट करना है। आई क्रिएट अ न्यू फोल्डर, गिव इट अ नेम, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक। वन सेकेंड। या फॉर एग्जाम्पल ऑडियो या म्यूजिक, एंड देन मुझे यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है। अब कंडीशन में क्लिप टाइप को चूज करते हैं, क्योंकि रिजॉल्व को बिल्कुल क्लियर है वीडियो कौन सी है, ऑडियो का फॉर्मेट कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें उसको क्लियर है। तो इस बार मैं चूज करता हूँ सिर्फ और सिर्फ ऑडियो। तो ऑडियो सेपरेट हो चुके हैं। देन राइट क्लिक अगेन करते हैं और ऐड स्मार्ट पेन के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी मुझे ना ये वाला डेटा सॉर्ट करना है, ये वाली क्लिप्स अलग करनी है, और इसमें कुछ इंटरव्यूज की क्लिप है, The weather wasn't मुझे ये भी अलग करनी है। ये साउंड सुनाई दे रहा है right, आपको? we would either go back to that location, stay at that location longer, or it ये साउंड सुनाई दे रहा है? didn't यस सर, move. ठीक है, यस यस। ये मुझे सेपरेट करना है। सो इसका मल्टीपल वे है, मुझे ना इन दोनों के बीच में डिफरेंस ढूंढना है। कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये वाली क्लिप का मुझे डिफरेंस देखना है कि ये वाली क्लिप और ये वाली क्लिप, जब डिफरेंस है तो मैं डेटा सॉर्ट इजीली कर सकता हूँ, अदरवाइज ये डेटा भी उसके अंदर सॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस क्लिप के डिफरेंस को देखने के लिए या क्लिप की किसी भी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हम क्लिप को सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन मेटा डेटा। मेटा डेटा में आपके क्लिप की सारी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक योर रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, फॉर्मेट, सारी चीज़ें जो भी कैमरा के अंदर कैप्चरिंग होती है। सिनेमा कैमरास के अंदर इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर रहती है। सो यहाँ पे जो फ्रेम रेट है दैट इज 25, और जो इंटरव्यू वाली क्लिप है ये है 23.976। ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच का। अब मैं डेटा सॉर्ट कर सकता हूँ फ्रेम रेट के हिसाब से। एक और डिफरेंस अगर मैं समझने की कोशिश करता हूँ, ये वाली जितनी भी क्लिप्स है ना, आप देखो इसके अंदर ऑडियो का साइन नहीं है, विच मीन्स इसके अंदर कोई भी ऑडियो नहीं है। ये वाली क्लिप के अंदर ऑडियो है, Everything was दैट इज अ इंटरव्यू। ये भी एक डिफरेंस है, मैं इससे भी डेटा सॉर्ट कर सकता हूँ। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई कॉल इट मूडी टाइम्स। अब पहले मैं फ्रेम रेट के हिसाब से डेटा सॉर्ट करता हूँ। यहाँ पे चूज करते हैं हम शॉर्ट फ्रेम रेट। अभी बाय डिफॉल्ट है 16, यानी कि पूरे मेटा डेटा के अंदर या मीडिया पूल के अंदर 16 फ्रेम रेट की जो भी क्लिप है वो सेपरेट हो जाए। 16 फ्रेम रेट वाली कोई भी क्लिप नहीं है, वो थी 25 की, तो आई चूज 25, सेपरेट हो चुकी हैं। क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी मुझे इंटरव्यूज को सेपरेट करना है, सो इंटरव्यू। अब आपको याद होगा कि इंटरव्यू के अंदर ऑडियो एम्बेडेड है, तो मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ क्लिप टाइप। क्लिप टाइप में वीडियो प्लस ऑडियो करते हैं, तो वीडियो के अंदर जिसके साथ ऑडियो भी होगा वो क्लिप्स दिखाई देंगी, और ये डिफरेंशिएशन से मैं डेटा को सॉर्ट कर सकता हूँ।
यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ शॉर्ट फ्रेम रेट वाला फंक्शन भी, जिसमें 23.976 में सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मुझे पता है अभी ये डिफरेंस था, बाकी किसी भी वीडियो के अंदर ऑडियो नहीं थी, मुझे जो क्लिप्स को सेपरेट करना था उसके अंदर ऑडियो है, तो ये डिफरेंस था, मैंने सेपरेट कर दिया इस वे से। तो इस वे से हम बेसिकली यूज करते हैं डेटा सॉर्ट करने के लिए स्मार्ट बिन्स का। सो मेरा डेटा सिंपली कुछ ही सेकंड्स के अंदर सॉर्ट हो चुका है। अब ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ऑडियो के मीटर्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। मेटा डेटा के अंदर किसी भी क्लिप की इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हो। इंस्पेक्टर टैब के अंदर जैसे आपके सॉरी जैसे प्रीमियर में इफेक्ट कंट्रोल का ऑप्शन होता है, ऐसे ही यहाँ पे इंस्पेक्टर टैब का ऑप्शन होता है। ये नाम फाइनल कट प्रो के सॉफ्टवेयर से मैच करता है। सो क्लिप की आपको पोजीशन चेंज करनी है, स्केल चेंज करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अ बेसिकली मीडिया पेज। डेटा देख सकते हो और डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। और ऊपर की तरफ आपके पास ऑप्शन है लिस्ट व्यू करने के, थंब मोड के। ऐसे ही बेसिकली नीचे जो रिजॉल्व के अंदर डेटा आप इंपोर्ट करते हो उसको लिस्ट व्यू में करना, थंब मोड के अंदर करना। और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, सिंपली क्लिक करके आप किसी भी क्लिप को सर्च कर सकते हो जो रिजॉल्व के अंदर डेटा इंपोर्ट हुआ है। ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी ड्राइव के अंदर वो सर्च करेगा। दोनों सर्च ऑप्शन डिफरेंट है, करेक्ट। सो दैट इज अ बेसिक पेज इंट्रोडक्शन। इसके अंदर डेटा देख सकते हो और ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंपोर्ट कर सकते हो। इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं एडिट पेज के अंदर। क्लियर है इतना सबको? यस क्लियर। ऑलराइट, यस सर क्लियर। ठीक है। आकाश आपको भी क्लियर है? जी सर यस। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा आपको हो सकता है कि जिनको 2-3 साल भी हो चुके हैं उनको ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ तो मुझे ऑलरेडी पता है, बट ट्रस्ट कीजिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जितने बाकी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है, तो लैंग्वेज कोशिश कर रहे हैं कि आसान से आसान रहे, उनको भी समझ आ जाए साथ में। देन आई क्लिक ऑन एडिट पेज। हम डायरेक्टली एडिट पेज में जंप करते हैं और इसको देखते हैं। अब एडिट पेज को मैं 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट इज द मीडिया पूल। ये मीडिया पूल वही जगह है सेम, ये सेम स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि आपको अभी ये विंडो नहीं चाहिए, क्योंकि आपने डेटा ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया। अब आपको सिर्फ ये विंडो दिखाई दे रही है, फाइंडर लेवल वाला ऑप्शन हट गया। सो यहाँ पे है मेटा मीडिया पूल, देन है सोर्स आपका, देन दिस इज अ व्यूअर एंड दिस इज योर टाइमलाइन। ये 4 सेक्शंस हैं बेसिकली, और कुछ भी नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर। सो सोर्स बेसिकली वो जगह है जब आप किसी भी क्लिप को टाइमलाइन पे ऐड करने से पहले देखते हो, वो यहाँ पे दिखता है, दैट इज कॉल्ड सोर्स। डबल क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बिफोर एडिंग इनटू द टाइमलाइन आप उसको देख सकते हो यहाँ पे। दिस इज अ व्यूअर। ये आपकी टाइमलाइन के अंदर जो भी आप कंटेंट या क्लिप्स ऐड करते हो वो यहाँ पे आपको दिखाई देती है। दिस इज अ व्यूअर, ठीक है। ये टाइमलाइन के कंटेंट को डिस्प्ले करता है। एंड दिस इज टाइमलाइन जहाँ पे आप शॉर्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हो। आपको कौन से शॉर्ट्स कैसे लगाने हैं, उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिसाइड करते हो। तो ये बेसिकली 4 विंडोज हैं, राइट। इसके अंदर छोटे छोटे और ऑप्शंस हैं जिसको हम साथ में डिस्कशन करते रहेंगे। I click on basically suppose Moody Times. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है टाइमलाइन क्रिएट करने का। आपने डेटाबेस क्रिएट किया, प्रोजेक्ट क्रिएट किया, डेटा इंपोर्ट किया, नाउ टाइमलाइन क्रिएट करनी है। अब टाइमलाइन क्रिएट करने के लिए प्रीमियर में कैसे टाइमलाइन क्रिएट करते हो बताओ? आप में से कोई बता सकता है प्रीमियर में कैसे टाइमलाइन क्रिएट करते हैं? विशाल? और सीक्वेंस क्रिएट करते, क्रिएट अ न्यू सीक्वेंस। क्रिएट अ न्यू सीक्वेंस। या आप में से किसी ने ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखा है प्रीमियर में? टाइमलाइन तो वहां पे भी क्रिएट होती है। होती है? यस तो होती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? और लेकिन जो वीडियो का सेटिंग है, जैसे 30 FPS पे हम्म, शूट किया रहेगा तो
टाइमलाइन पूरा का पूरा 30 FPS पे आ जाए, एब्सोल्युटली वो सीक्वेंस सेटिंग सेट नहीं कर सकते उसमें। करेक्ट। ओमकार के कहने का मीनिंग ये है कि जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो क्लिप की जितनी भी क्लिप का जो भी रेजोल्यूशन होता है और फ्रेम रेट होता है वो सिंपली उसी के अकॉर्डिंगली टाइमलाइन क्रिएट कर लेता है, क्योंकि आपने बताया नहीं है उसको। यहाँ पे टाइमलाइन क्रिएट करने के दो ऑप्शन है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं, बट ये राइट वे नहीं है। आपको क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है न्यू टाइमलाइन। ठीक है, गिव इट अ नेम, फॉर एग्जाम्पल क्लास 1। अब दो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे यूज प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर टिक है बाय डिफॉल्ट जब मैं न्यू टाइमलाइन को क्रिएट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि एक प्रोजेक्ट सेटिंग का ऑप्शन है जिसको ये फॉलो करता है, क्योंकि मैंने बताया नहीं है इसको कि टाइमलाइन का फ्रेम रेट क्या होना चाहिए, रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, और मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। टाइमलाइन तो बन गई, अभी कंडीशन क्या अप्लाई हुई है, रेजोल्यूशन क्या है इस कैनवस का, और फ्रेम रेट क्या है ये तो मैंने बताया ही नहीं। ये पिक करता है फ्रॉम प्रोजेक्ट सेटिंग्स। अब जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो ना, इंस्टॉल करने के बाद ना आपसे ये पूछता है कि आपका जो प्रोजेक्ट सेटिंग है वो फुल एचडी में होना चाहिए, अल्ट्रा एचडी में होना चाहिए, और फ्रेम रेट बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए। तब आप बता सकते हो ये चीज़, बाद में भी चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे सेट कर दिया तो बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। ये आप फॉलो किसको कर रहा है मैं बताता हूँ आपको। मैं राइट क्लिक करता हूँ, टाइमलाइन पे चलते हैं, टाइमलाइन सेटिंग्स पे चलते हैं। यहाँ पे जो आपकी टाइमलाइन है दैट इज़ फुल एचडी। ठीक है, अभी ये मैंने तो बताया नहीं है कि ये फुल एचडी के अंदर होनी चाहिए, तो कैसे ये डिफाइन हुआ। यहाँ पे गियर का साइन है नीचे राइट साइड बॉटम के अंदर, क्लिक कर दीजिए या सिंपली प्रेस कर दीजिए Shift 9। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि मास्टर सेटिंग्स के अंदर आपका जो टाइमलाइन रेजोल्यूशन है वो 1920x1080 है, और आपका जो टाइमलाइन फ्रेम रेट है दैट इज 24। क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है? कर रहा है मैच प्रोजेक्ट सेटिंग के साथ 1920x1080 एंड 24, यस और नो? यस सर। कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे टिक है यूज प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर। अगर मैं वहां पे कोई भी चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली इस टाइमलाइन के ऊपर इंपैक्ट आएगा। करके देखते हैं, क्लिक। इसको मान लीजिए मैं कर देता हूं 38402160 4K के अंदर, सेव करते हैं। अब दोबारा चेक करते हैं राइट क्लिक करके उस टाइमलाइन की प्रॉपर्टीज को। सी, ये भी चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि यहाँ पे यूज प्रोजेक्ट सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर टिक है। जब मैंने टाइमलाइन बनाई थी मैंने नहीं बताया था, मैंने बोला था कि प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जो ऑप्शन, जो टाइमलाइन का रेजोल्यूशन है वही सिलेक्ट कर। अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर कोई भी चेंज करूंगा तो उन टाइमलाइंस को भी इफेक्ट करेगा जहां पे ये टिक लगा हुआ है यूज प्रोजेक्ट सेटिंग। करेक्ट, क्लियर हुआ ये आपको? यस सर। अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूं, सपोज करते हैं, अनटिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। सी, मैं एक और टाइमलाइन क्रिएट कर लेता हूं, यहां पे भी कर सकता हूं, एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट करके आपको दिखा देता हूं, क्लास 1 एंड आई कॉल इट डेमो। यूज प्रोजेक्ट सेटिंग को मैं अनटिक कर देता हूं। अब देखिए आप और ऑप्शंस आ चुके हैं, फॉर्मेट, मॉनिटर। आई क्लिक ऑन फॉर्मेट। अब यहाँ पे मैं फॉर्मेट चूज कर लेता हूँ, सपोज 1920x1080 या 38402160, जो भी आपको टाइमलाइन का रेजोल्यूशन चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब प्रोजेक्ट सेटिंग में चलते हैं। अब यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ कुछ भी, मान लीजिए 1920x1080 करता हूँ। अब ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रोजेक्ट सेटिंग का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं मैनुअली बता रहा हूं। और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया, आप नोटिस कर सकते हैं, एनी मॉडिफिकेशन डन हियर विल नॉट इम्पैक्ट द करंटली लोडेड टाइमलाइन। ये कह रहा है कि आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस करते जाओ, ये आपकी जो करंटली लोडेड टाइमलाइन है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं करने वाले। और करंटली लोडेड टाइमलाइन जो है वो है क्लास 1 डेमो, और इसके अंदर मैंने यूज प्रोजेक्ट सेटिंग के ऑप्शन को अनटिक किया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी चेंज करता रहूं वो इसको तो इम्पैक्ट करेगा, बट इस टाइमलाइन को इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने मैनुअली ये क्लियर किया था। ऑलराइट, अगर आपके पास आपकी टाइमलाइन में एक आधा प्रोजेक्ट है
तो आप इसके ऊपर टिक लगा भी रहने थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर एक बार चेंज कर लीजिए, सारी टाइमलाइन उसी पैटर्न को फॉलो करेंगी। अगर आपको लगता है मल्टीपल टाइमलाइन है तो आपको यहाँ पे अनटिक करके ये बताना चाहिए कि आपका फॉर्मेट क्या है। जैसे एक प्रोजेक्ट मेरा है मान लीजिए 4K के अंदर, एक मेरा इंस्टाग्राम वर्जन है, तो उस सिनेरियो के अंदर मुझे इसको ऑफ करके फॉर्मेट के अंदर ऑपोजिट करना पड़ेगा, इसको यूज वर्टिकल रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। और वर्टिकल रेजोल्यूशन जो होता है वो 2160x3840 होता है, जो रील का साइज होता है बेसिकली। तो ये मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ये यूज प्रोजेक्ट सेटिंग अगर दोनों टाइमलाइंस के ऊपर टिक है और यहाँ पे आप रेजोल्यूशन को चेंज करेंगे तो दोनों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। बट यहाँ पे मेरे पास राइट नाउ मैं एक ही प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो हम न्यू टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, गिव क्लास 1 नेम एंड यूज प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर टिक कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 4K के अंदर होना चाहिए। डन। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं लाइक क्विक एक्सपोर्ट। अगर आपको आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आपको क्विक एक्सपोर्ट करना है विदाउट कोई और सेटिंग चेंज किए हुए, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो DaVinci Resolve ने ऐड किए हुए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड है H.264 का, उसके अंदर आप इमेजेस को रेंडर कर सकते हैं, क्लिप्स को रेंडर कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको डेडिकेटेड पेज दिया हुआ है, डिलीवर पेज। ये क्विक एक्सपोर्ट करने के ऑप्शंस हैं, हर पेज के अंदर आपको दिखाई देंगे। देन दिस इज अ मिक्सर टैब, ऑडियो मिक्स वगैरह करने के लिए। मेटा डेटा वही सेम ऑप्शन जैसे मीडिया पूल के अंदर था, मीडिया पेज के अंदर था। क्लिप की इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हैं। दिस इज अ इंस्पेक्टर टैब, किसी भी क्लिप की पोजिशनिंग, जूमिंग, स्केल, ये सारी चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हैं राइट हियर। सो मैं कुछ क्लिप्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना शुरू करता हूँ। दैट इज अ इंटरव्यू क्लिप। मैं इसको प्ले करता हूँ। All 7 continents, 18 countries. It was very important that everything was real. अब यहाँ पे ना एक ऑप्शन और है, जब आप ऑडियो के साथ वर्क करते हैं ना, तो ऑडियो का वेव फॉर्म भी देख सकते हैं रिजॉल्व के अंदर। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे चूज करना है शो जूम्ड ऑडियो वेव फॉर्म। आप नोटिस कीजिए, All 7 continents, 18 countries. It was very important that everything was real. अब कट करने में ना बहुत ईजी होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ तक क्लिप चाहिए, आई प्रेस ओ। इन एंड आउट पॉइंट तो पता है ना सबको, प्रीमियर और फाइनल कट प्रो या बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर सबके अंदर लगता है, ये पता Yes, है ना? sir. ठीक Yes, है। sir. हाँ हाँ तो मैंने आउट पॉइंट सेट किया, ठीक है। इन पॉइंट ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया कि मैंने स्टार्टिंग से क्लिप लेनी है। ओ पॉइंट से मैंने डिसाइड कर दिया दैट इज माई आउट पॉइंट। अब इसको मैं टाइमलाइन के अंदर ऐड करता हूँ। टाइमलाइंस में मान लीजिए अगर मुझे वीडियो एंड ऑडियो दोनों चाहिए, तो मैं थंबनेल के ऊपर क्लिक करूंगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख दूंगा, सिंपल। All 7 continents, 18. अगर मुझे सिर्फ वीडियो चाहिए तो क्या करूंगा, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं वीडियो का ऑप्शन है, इसको ड्रैग कर देंगे। ऑडियो चाहिए तो इसके साथ ऑडियो का ऑप्शन है, इसको ड्रैग कर देंगे। अगर वीडियो एंड ऑडियो दोनों चाहिए तो सिंपली थंबनेल के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ से ड्रैग नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके पास। All 7 continents, 18 countries. It was very important that everything was real. अब यहाँ पे इंस्पेक्टर टैब का ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रीमियर में आपके पास होता है इफेक्ट कंट्रोल का ऑप्शन, जिसके अंदर आप क्लिप की पोजिशनिंग, इफेक्ट्स को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। सेम ऑप्शन यहाँ पे है। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लिप को जूम करना है 0.2, राइट, तो हो गया जूम। पोजिशन चेंज करना है, पोजिशन चेंज कर सकता हूँ। हर एक पैरामीटर के साथ में रीसेट का ऑप्शन है, मैं यहाँ से उन प्रॉपर्टीज़ को रीसेट कर सकता हूँ। और इस पूरे प्रॉपर्टी को, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को रीसेट करने के लिए ऊपर ऑप्शन है ग्लोबल रीसेट का। मैं यहाँ से इन सारी प्रॉपर्टीज़ को नोटिस कर सकते हैं, रीसेट कर सकता हूँ एक बार में। देन उसके बाद जैसे और सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन होते हैं, वो सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है। आपको क्रॉप करना है फ्रेम को लेफ्ट राइट से, वो आप कर सकते हैं। रीसेट करना है, वो कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन है, स्पीड को चेंज करने के ऑप्शन है, इसके बारे में मैं आप अभी बात करता हूँ। फिर उसके बाद स्टेपलाइजेशन के ऑप्शन है। स्टेपलाइजेशन में आपका कैमरा बहुत ज़्यादा मूवमेंट के अंदर है, बहुत ज़्यादा जर्क है उसके अंदर, तो उसको स्टेपलाइज कर सकते हैं उस मूवमेंट को। देन लेंस करेक्शन का ऑप्शन है, जो बहुत कम आप यूज़ करते हैं। जब हम फिश लेंस का यूज़ करते हैं तो डिस्टॉर्शन हो जाता है,
उसको एनालाइज करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये यूज़फुल नहीं है इतना। देन यहाँ पे बेसिक कुछ ऑप्शंस हैं आपके स्केलिंग करने के, जो कि हम प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं बाय डिफॉल्ट। अब एक ऑप्शन यहाँ पे है स्मार्ट रिफ्रेम का। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। अब सर इसमें सुपर स्केल क्या था, लाइक नीचे सबसे नीचे? सुपर स्केल मैं यूज नहीं करता हूं, बट मैं फिर भी बता देता हूं। जब आप इसको टर्न ऑन करते हैं तो ये बेसिकली आपकी क्लिप को आपकी क्लिप की शार्पनेस को इंक्रीज कर देता है। व्हेन यू ऑन दिस यू कैन सी 2x एनहांस्ड। ये आपके क्लिप की शार्पनेस को इंक्रीज करता है और आपको डिटेल ज्यादा दिखाई देती है। बट मैं इसको एडिट पेज के अंदर यूज नहीं करता हूं। क्लियर है वरदान? यस सर। तो जैसे आप कलर पेज के अंदर शार्पनेस को इंक्रीज करते हैं, नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज करते हैं, सिमिलर ऑप्शन यहाँ पे एडिट पेज के अंदर दिया गया। इसका नाम इन्होंने सुपर स्केल कर दिया। सर इसका मतलब कोई डिफॉल्ट सेटिंग नहीं होती अपनी नहीं साइड नहीं से, है नहीं ना? नहीं, मैं इसको यूज ही नहीं करता हूँ। काफी लोगों का मानना है ये पिक्चर क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है, बट एक्चुअली में ये पिक्चर क्वालिटी को इंक्रीज नहीं कर रहा, बेसिकली ये शार्पनेस को चेंज कर रहा है। एंड दैट मतलब इज सर अगर हम इसको टर्न ऑफ कर देते हैं, मान लो ऑन हम्म कर देते हैं गलती से, बट लेकिन कोई चेंज नहीं करते, तो इफेक्ट आएगा उसका कि इट विल नॉट बी डिस्टर्ब? सी, क्योंकि यहाँ हम्म। पे बाय डिफॉल्ट वो 2x है ना, तो प्रॉपर्टी तो डिफाइन ही है यहाँ पे। डिफाइन है। ये देखो वो शार्पनेस को इंक्रीज कर रहा है। और ये जो बेसिकली कुछ कुछ टूल्स हैं ना, बहुत हैवी हैं। आप इसको टर्न ऑन करके देखना, शायद मेरे को लगता है आपका सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाएगा। हम्म। तो ये हम टच ही नहीं करते हैं बेसिकली। हम कलर पेज में जो भी वर्क करना चाहते हैं इसके रिलेटेड वो कर सकते हैं, बट ये स्पेसिफिक टूल्स को हम टच नहीं करेंगे। ओके सर। देन यहाँ पे ऑप्शन है स्मार्ट रीफ्रेम का। स्मार्ट रीफ्रेम, अब देखो आप किसी भी क्लाइंट के लिए वर्क करते हो, चाहे आप म्यूजिक वीडियोस करते हो, कमर्शियल्स करते हो, आपको क्लाइंट ये तो बोलता है कि यार आप एक इंस्टाग्राम रील के साइज का फॉर्मेट बना दो। हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम रील जब बनाते हैं तो यहाँ पे कैनवस, मान लीजिए कैनवस में सब्जेक्ट जो है वो राइट साइड है, आपके कैनवस में वो पूरा नहीं आ रहा, तो आपको मैनुअली वो एडजस्ट करनी पड़ती है उनकी पोजीशंस। स्मार्ट रीफ्रेम ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपके लिए कर लेता है। एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। इसको समझने से पहले एक ऑप्शन यहाँ पे है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और डिस्प्ले स्टैक टाइमलाइंस के ऊपर क्लिक करते हैं। एक से ज़्यादा मुझे जब टाइमलाइन खोलनी होती है ना, तो इसके ऊपर मुझे टिक करना पड़ता है स्टैक टाइमलाइंस, ठीक है। अब जैसे ही देखो मैंने स्टैक टाइमलाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, नोटिस करना। सी, मैं एक टाइमलाइन और ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो दो टाइमलाइन एक जगह पे खोल सकता हूँ। इसको बंद करना है बंद कर सकते हैं, ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 होती है। आई थिंक इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक टाइमलाइन और बनाते हैं एंड आई गिव नेम इंस्टा। यूज प्रोजेक्ट सेटिंग को अनटिक करते हैं और फॉर्मेट हम बोलते हैं यूज वर्टिकल रेजोल्यूशन। तो उल्टा हो जाएगा, ये 3840x2160 की जगह हो जाएगा 2160x3840। दैट इज द इंस्टाग्राम रील साइज। क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब मैं प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करता हूं एंड यहां पे मुझे इंस्टा वाली टाइमलाइन को चूज करना है। आई चूज इंस्टा। अब ये खाली है टाइमलाइन। अब मैं किसी भी क्लिप को कमांड सी से, या मैक यूज कर रहे हो तो कमांड सी, विंडो यूज कर रहे हो तो कंट्रोल सी, सिंपली मैं कॉपी करके इंस्टा वाली टाइमलाइन पे ऐड कर सकता हूँ। ये बहुत क्विकली हो जाएगा जब आप स्टैक टाइमलाइन का यूज करते हैं ना। जब एक से ज्यादा टाइमलाइन के ऊपर आपको वर्क करना पड़ता है, ऑलवेज ये रिकमेंडेड है कि आप स्टैक टाइमलाइन का यूज करो और इसको आप जितनी चाहे उतनी ऐड कर सकते हो टाइमलाइन को। यहाँ से आप सेलेक्ट करके दूसरी टाइमलाइन को भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे सिनेरियो के अंदर ये दो टाइमलाइंस है, दैट्स व्हाई मैंने दो टाइमलाइंस यहाँ पे दिखाई है। अब आप नोटिस करो, इंस्टा वाली पे क्लिक करोगे तो ये उसका प्रीव्यू दिखाएगा व्यूअर। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये उसके हिसाब से प्रीव्यू दिखाएगा। अब आप नोटिस कीजिए इंस्टा वाली टाइमलाइन के अंदर 7 continents, 18 countries. It was very important that सब्जेक्ट जो है वो राइट तरफ है। अभी मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्टर टैब में जाके इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर सब्जेक्ट मूवमेंट के अंदर है तो मुझे की फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। सबको पता है ना ये चीज? ये क्लैरिटी है ना सबको? यस Yes, यस sir. Yes, sir. ठीक है।
आंसर दे दिया करो, कोई डरने वाली बात नहीं है। हम कई बार ना जब आप ये मैं हर बैच में बोलता हूँ, जब आप स्टार्टिंग करते हैं ना, कोर्स में आते हैं या कहीं और जाते हैं, आपको लगता है शायद मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, कुछ बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये कभी नहीं सोचना, ठीक है। हम सभी सीखने आ रहे हैं, मैं भी क्लास में आता हूँ और नया सीखने के लिए आता हूँ। सो कभी भी ये नहीं सोचना है मैं कुछ बोल दूंगा क्लास में तो कैसा लगेगा, मैं कुछ पूछ लूंगा तो कैसा लगेगा, ये नहीं सोचना है। वरदान हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट है, क्योंकि वरदान ने बीच में कोर्स छोड़ दिया था, राइट। क्योंकि उनके स्टूडियो वो सेटअप कर रहे थे, काफ़ी टाइम बीच में गैप आ गया था, बट वरदान बहुत पुराने स्टूडेंट है। तो किसी को ये नहीं सोचना है। वरदान आपने तो देखा ही है पिछले बैचेस में भी कैसा यस सर, माहौल रहा है, यस सर। राइट। तो बहुत ओपनली माहौल रहता है, किसी को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। बिंदास होके बोलो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या सोचेगा। सब यहाँ पे सीखने आ रहे हैं, कोई आपको ये नहीं जज करने वाला कि ये क्या पूछ रहा है, ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ नहीं होता। क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट होता है, अगर नहीं पूछते हो वो आपके लिए नुकसान है फिर। देन यहाँ पे ऑप्शन है स्मार्ट रीफ्रेम का। अब यहाँ पे तो पहली बात तो मैं मैनुअली कर सकता हूँ ये चीज़, मैं पोजीशन को एडजस्ट कर सकता हूँ, जूम को कंट्रोल कर सकता हूँ, बट मेरे पास ये सिंपल ऑप्शन है स्मार्ट रीफ्रेम। ये ऑप्शन तभी एक्टिव होगा जब आपके पास स्टूडियो वर्जन होगा। अभी अभी आज से ही आने शुरू हो गए वो ऑप्शंस जब जो स्टूडियो वर्जन के साथ कनेक्टेड है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे जो आपके नहीं चलेंगे जब तक आपके पास स्टूडियो वर्जन नहीं होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा स्मार्ट रीफ्रेम, ये एनालाइज करेगा क्लिप को और सब्जेक्ट को ये सेंटर में कर देगा। और नोटिस कीजिए पहले ये एक्टिव नहीं थे की फ्रेम, अभी एक्टिव हो चुके Everything हैं। सी was real. मैं प्ले करके All दिखाता हूँ। 7 continents, 18 See? countries. It was very important that everything जब उसको ज़रूरत लगेगी पोजीशन की, वो पोजीशन को एडजस्ट कर देगा, जब उसको ज़रूरत होगी वो जूम को एडजस्ट कर देगा, बट वो आपके सब्जेक्ट को सेंटर में रखेगा। नोटिस कीजिए कितना टाइम इसके साथ बच जाएगा जब आप इंस्टाग्राम रील्स के all ऊपर 7 वर्क करोगे। continents, 18 countries. It was very important that everything was real. तो ये फंक्शन स्मार्ट रीफ्रेम का इस टाइप के सिनेरियोस के अंदर यूज होता है, राइट। अब इस विंडो को मैं बंद कर देता हूं, इस पूरे फॉर्मेट पूरी एडजस्टमेंट्स को कंप्लीटली मैं रीसेट कर देता हूं। All 7 देन दिस इज बेसिकली इंस्पेक्टर टैब आपका हो गया। अभी मैं ये टूल्स के ऊपर आ जाता हूं, ये टूल्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक ऑप्शन और है यहाँ पे, जब आप टाइमलाइंस बनाते हो, मल्टीपल टाइमलाइंस बनाते हो। सी अब मुझे ढूंढनी पड़ रही है, मेरी दो टाइमलाइंस है ना, एक टाइमलाइन थी क्लास 1, दूसरी इंस्टाग्राम के नाम से मैंने बनाई थी। अब मैं यहाँ पे ढूंढनी पड़ रही है मेरे को, कहाँ पे है। सपोज दिस वन क्लास 1 एंड इंस्टाग्राम, ये मेरी दो टाइमलाइंस है। मैं इसका भी एक स्मार्ट बिन बना के रख सकता हूँ कि जितनी भी टाइमलाइन है वो ऑटोमेटिकली एक सेपरेट फोल्डर के अंदर चली जाए। कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ और ये बाय डिफॉल्ट रिजॉल्व देता है, बस एक्टिव करने की ज़रूरत होती है आपको। आपको सिंपली क्या करना है, प्रेफरेंसेस के अंदर जाना है, यूज़र के ऊपर क्लिक करना है, एडिटिंग के अंदर आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है स्मार्ट बिन फॉर टाइमलाइंस, एक्टिव। अब यहाँ पे स्मार्ट बिन्स के अंदर एक टाइमलाइन का फोल्डर आ गया जिसके अंदर आपकी सारी टाइमलाइंस सेपरेट हो जाएंगी। अब एक टाइमलाइन हो, दो टाइमलाइन हो, दो से ज़्यादा हो, आपको ढूंढनी ही नहीं पड़ेंगी अपनी उसके अंदर बिन्स के अंदर, ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप डबल क्लिक करके किसी के अंदर भी जंप कर सकते हो। जैसे मुझे इंस्टा वर्जन के अंदर जाना है, मैं इंस्टा वर्जन के अंदर जा सकता हूँ, डबल क्लिक करके क्लास 1 के अंदर आना है, यहाँ से भी जा सकता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके भी जितनी टाइमलाइन है वो स्विच कर सकता हूँ। सो इट्स अ वेरी सिंपल ऑप्शन। देन हमारे पास यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं। ये कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एडिटिंग के अंदर। हम जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं मैक्सिमम वहाँ पे टूल्स दिए जाते हैं आपको ये। सो फर्स्ट इज अ सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल सिंपली क्लिप्स को सिलेक्ट करता है एंड यू कैन एडजस्ट द पोजीशन, चेंज कर सकते हो उसकी पोजीशन को क्लिप की। नेक्स्ट टूल इज बेसिकली अ ट्रिम टूल। ट्रिम टूल आपकी क्लिप्स को ट्रिम करता है। सपोज मुझे क्लिप चाहिए all 7 continents, 18 countries. It was very important that दैट तक चाहिए मान लीजिए, तो मैं इसको ट्रिम कर सकता हूँ। क्लिप को ट्रिम करने के लिए मैं ट्रिम टूल को एक्टिव कर सकता हूँ, या सिंपली जब क्लिप के एंड और स्टार्ट में आप जाते हैं ना, ये ट्रिम एक्टिव हो जाता है। सी मुझे यहाँ तक क्लिप चाहिए, मैं इसको ट्रिम कर सकता हूँ।
अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वाइट कलर की लाइन में मुझे बता रहा है कि इस क्लिप के अंदर इतनी ड्यूरेशन बाकी है। तो ये सिंपल ट्रिम टूल है। और या फिर मेरे पास एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट ब्रैकेट क्लोज। अगर मुझे लास्ट से ट्रिम करना हो तो आपके पास एक शॉर्टकट है ब्रैकेट क्लोज का, शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो आपका वो ट्रिम हो जाता है एरिया। यहाँ पे शॉर्टकट भी होगा, आई थिंक किसी जगह के अंदर लिखा भी होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, 1 सेकेंड। ये यहीं पे होना चाहिए आई थिंक। शॉर्टकट वैसे मैंने आपको बता दिया, स्लिप। एक मिनट, ये रहा रिपल, ये वाला रहा। सो अगर आपको रिपल करना है सिंपली यहां से आप कर सकते हैं। शॉर्टकट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, शिफ्ट ब्रैकेट से कर सकते हैं, और अगर आपको स्टार्टिंग से करना है तो शिफ्ट ओपन ब्रैकेट से आप कर सकते हैं। तो ट्रिम करने का शॉर्टकट है सिंपली, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप सिंपली शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते हैं, जिससे आपकी एंडिंग ट्रिम हो जाएगी। ये शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ आप लिखते रहिए, ये आपके काम में आएंगे। या किसी भी टूल को शॉर्टकट को देखने के लिए आप सिंपली हेल्प के ऊपर जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, वो आपको बता देगा किस एरिया के अंदर ये टूल है और उसके साथ में उसका शॉर्टकट लिखा होगा। इस वे से आप आराम से किसी भी टूल के शॉर्टकट्स को आप देख सकते हैं। देन दिस इज अ ब्लेड टूल। ब्लेड टूल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। मान लीजिए मुझे क्लिप यहाँ पे एंड करनी है, कट करनी है, तो दो ऑप्शन हैं, या तो मैं ट्रिम कर सकता हूँ या फिर मैं इसको कट कर सकता हूँ। थ्रू द ब्लेड टूल आई कैन सेलेक्ट द ब्लेड टूल, कट, सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करेंगे एंड बाकी की क्लिप को डिलीट कर देंगे। दैट इज अ सिंपल ऑप्शन। इसका शॉर्टकट है ब्लेड का। अब देखो मैंने कितनी चीज़ें यूज़ की, पहले ब्लेड टूल यूज़ किया, फिर मैंने सेलेक्ट टूल को सिलेक्ट किया, देन डिलीट किया। अब मुझे ये सिंपल करना है स्टेप को, तो कमांड बी प्रेस करेंगे और ये कट हो जाएगा। विंडोज यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल बी, मैक यूज़ कर रहे हो तो कमांड बी, सिंपली आप डिलीट कर सकते हो। कमांड बी से आप ये कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट का। आपको ना ये जो आइकन है उससे समझ आ रहा होगा, ये दो क्लिप्स हैं, आप नोटिस करो, लेफ्ट एंड राइट, उसके बीच में कोई भी क्लिप ऐड करनी हो, दैट इज कॉल्ड इंसर्ट। अब मान लीजिए सपोज मुझे इसके बीच में क्लिप को ऐड करना है, मैं चाहता हूं ऑडियो ना चेंज हो, मैं चाहता हूं ऑडियो के ऊपर कट ना हो, सिर्फ वीडियो में ऐड करना चाहता हूं, तो मैं इस ऑडियो को लॉक कर देता हूं कि ऑडियो के ऊपर कोई भी चेंज ना जाए। अब मुझे वीडियो चाहिए, सपोज मैं ये वाली वीडियो को ऐड करना चाहता हूँ, सो आई प्रेस आई एंड यहाँ तक मुझे चाहिए, आई प्रेस ओ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंसर्ट, इंसर्ट हो चुकी है सिंपली। अगर ये बहुत छोटी क्लिप है सी, तो इस वे से मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, कहीं भी इंसर्ट कर सकता हूँ, सिंपली जहाँ पे मेरा प्ले हेड है वहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। और इसका शॉर्टकट, आप थोड़ा सा माउस को छोड़ेंगे ना, इसका शॉर्टकट आपको बता देगा F9। अब ये F9 आप मैक में प्रेस करोगे, मैक कौन कौन यूज कर रहा है आप में से? मैं सर मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर काफी लोग मैक यूज कर रहे हैं। मैक में ना आप नोटिस करना, जो F9 बटन है वो किसी और ऑप्शन के साथ असाइन होता है। कीबोर्ड में देखो आप, असाइन है ना किसी और चीज के साथ, वो तो F9 वर्क नहीं करेगा। विंडोज के लिए हो सकता है वर्क करे। तो कभी भी आपको किसी भी शॉर्टकट को मॉडिफाई करना हो ना, तो क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन कीबोर्ड कस्टमाइजेशन। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि पूरा कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। F9 ऑलरेडी किसी ऑप्शन के साथ असाइन है, मैं क्लिक करके देखता हूँ F9, यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है इंसर्ट। मैं इसको कट करके चेंज कर सकता हूँ। सपोज करते हैं 1 मिनट के लिए मैं टैप प्रेस करता हूँ, सेव करते हैं। ये मैं यहाँ पे कीबोर्ड का नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल आई कॉल इट टेस्ट, या मेरे कीबोर्ड का स्पेशली जो भी नाम मैं देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ, सेव होगा। अभी जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा सी,
अभी शॉर्टकट वर्क कर रहा है, पहले ये F9 से वर्क नहीं कर रहा था मैक के अंदर, व्हेन आई प्रेस ऑन टैब तो ये वर्क करना शुरू कर गया। किसी भी टूल को, किसी भी कीबोर्ड के शॉर्टकट को मॉडिफाई करने के लिए आपको इसका सिंपली यूज़ करना है। और अगर आपको इस प्रोफाइल को डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ से आप क्लिक करके इस प्रीसेट को आप डिलीट कर सकते हैं, ये पूरी प्रोफाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को यहाँ पे ऐड ऑन करके रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे थे ब्लेड टूल का, तो बी प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप देखो कि बी वाला जो कीबोर्ड का बटन है वो असाइन है ब्लेड एडिट टू मोड के साथ। आप इसको चेंज करके किसी और के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं। और जो लोग प्रीमियर के बैकग्राउंड से आते हैं उनको लगता है कि प्रीमियर के शॉर्टकट्स मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल थे, वो यहाँ पे प्रीमियर के एक ऑप्शन दिया हुआ है अडोबी प्रीमियर प्रो, उसके प्रीसेट्स को यहाँ पे लोड कर सकते हैं। तो जो शॉर्टकट्स प्रीमियर प्रो में वर्क करते हैं सेम शॉर्टकट्स यहाँ पे वर्क करेंगे। ये DaVinci Resolve के खुद के शॉर्टकट्स हैं। अगर आप अडोबी प्रीमियर प्रो का यूज़ करते हो तो मैक्सिमम शॉर्टकट्स उनके साथ मैच करते हैं। देन आई क्लिक ऑन कैंसिल, डिस्कार्ड। देन उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस और हैं, ओवरराइट क्लिप एंड रिप्लेस। ओवरराइट किसी भी क्लिप को फॉर एग्जांपल मुझे चेंज करना है तो वो चेंज कर लेता है। फॉर एग्जांपल नो मैटर उसकी लेंथ कितनी है, मान लीजिए अगर क्लिप की लेंथ बहुत ज़्यादा है, अगर मैं ओवरराइट कर दूंगा तो ये सारी क्लिप को हटा के उसके अकॉर्डिंगली जितनी वो क्लिप का साइज़ है उतनी वो ओवरराइट कर देगा। बट रिप्लेस में जो डिफरेंस है, रिप्लेस क्या करता है, मान लीजिए मुझे इस क्लिप को रिप्लेस करना है तो इतनी ही ड्यूरेशन के अंदर वो रिप्लेस करेगा। ओवरराइट का मैं कम यूज़ करता हूँ अपनी एडिटिंग प्रैक्टिस के अंदर, मैं रिप्लेस का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस शॉट को चेंज करना है, मैं चाहता हूँ ये ड्यूरेशन चेंज ना हो, क्लिप चेंज हो सिर्फ उसी ड्यूरेशन के अंदर, तो आई क्लिक ऑन रिप्लेस। आप नोटिस कर सकते हैं वो क्लिप चेंज हो गई बट ड्यूरेशन सेम एग्जैक्ट उतनी है। समटाइम्स हम एडिट कंप्लीट कर लेते हैं, बस शॉट को चेंज करना पड़ सकता है, एक शॉट की जगह दूसरी शॉट लगाना पड़ सकता है, उस टाइम पे हम रिप्लेस का यूज़ करते हैं। देन दिस इज अ स्नैपिंग टूल। स्नैपिंग टूल जब आपका एक्टिव नहीं होता है तो एक क्लिप जब आप कनेक्ट करते हैं, सपोज मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, एक क्लिप रखता हूँ, दूसरी क्लिप रखता हूँ, अब मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, देखो आपको पता ही नहीं चल रहा कौन सी क्लिप किसके ऊपर ओवरराइट हो रही है, कोई सिग्नल नहीं है। हमेशा इसको एक्टिव रखना ज़रूरी है स्नैपिंग को। बाय प्रेसिंग N आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। सी जब ये ऑन होता है तो वाइट कलर में दिखाई देगा, अदरवाइज वो ग्रे कलर में दिखाई देगा। सी ये जितने भी टूल्स हैं ये एक्टिव हैं, ये अनएक्टिव हैं, दैट्स वाई आपको ग्रे कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अभी जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो ओवरराइट के चांसेस कम हो जाते हैं। देखो कनेक्ट कर रहे हो तो एक मैग्नेट की तरह वो चिपक रहा है एक दूसरे के साथ क्लिप, तो आपको समझ आ रहा है, और ओवरराइट के चांसेस बहुत कम हैं। तो मेक श्योर इसको एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। प्रीमियर प्रो और फाइनल कट प्रो में भी, फाइनल कट प्रो में तो स्नैपिंग नाम से ये ऑप्शन होता है ये, तो ये आप हमेशा एक्टिव रखिए। देन उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे फ्लैग के, मार्कर्स के, डबल M प्रेस करके आप मार्कर को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे नाम दे सकते हैं, कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, वही सेम एग्जैक्ट आपको कलर पेज में दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम फर्दर आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे फुल एक्सटेंड जूम है, मान लीजिए आपकी टाइमलाइन में 100 शॉट्स हैं और आपको पूरी टाइमलाइन को आपकी टाइम इसी एरिया के अंदर पूरा देखना है, तो शिफ्ट Z प्रेस करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आपकी टाइमलाइन के जितने भी शॉट्स हैं उसको यहाँ पे पूरा दिखा देगा। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास जूम इन एंड आउट करने की टाइमलाइन को, या प्लस माइनस से भी कर सकते हैं, कमांड प्लस कमांड माइनस, जूम इन एंड आउट, ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं सिंपली। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ये सेम चीज़ है, शॉर्टकट से कर रहा हूँ तो भी ये सेम चीज़ हो रही है। देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास कंट्रोल है म्यूट करने का, इसको म्यूट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने ऑडियो रखा, अब कुछ नहीं सुन पाएंगे। अब मैं एक चीज़ और क्लैरिटी दे देता हूँ, इसका डिलीवर पेज के साथ या रेंडर होने के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है इस ऑप्शन का। जब आप इसको म्यूट कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर के अंदर म्यूट कर रहे हो, ये रेंडर से म्यूट नहीं होगा, ये याद रखना। बस आपको नहीं सुनना ये ऑडियो तो आप पूरा साउंड बंद कर सकते हो कि डिलीवर पेज में वीडियो के अंदर जब मैं रेंडर करूँ तो ये आए
बट यहाँ पे मुझे सुनाई ना दे, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। या इसकी साउंड को थोड़ा कम करना है तो यहाँ पे कम कर सकते हो। इसका आउटपुट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर की बात है सिर्फ। It was very सी important ये कम while करके setting सुनाई up दे रहा है। या सिंपली एक ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो, डिम। ये ऑटोमेटिकली जो हाई पीक्स होती हैं उनको डिम कर देता है। continents, 18 countries. और आप बहुत स्लो म्यूजिक के अंदर, स्लो साउंड के अंदर आपने पूरे एडिट को कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद आप डिलीवर कर सकते हैं। जब आप डिम करते हैं साउंड आपको कम सुनाई देता है, बट इसका डिलीवर करने के साथ या रेंडर करने में इसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता, आउटपुट को कोई इम्पैक्ट नहीं करता ये। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। डिम को ऑफ कर देते हैं तो ये आपका ग्रीन कलर में सिग्नल चेंज हो जाएगा, विच मीन्स ये फुल वैल्यू के ऊपर है। देन I go here to suppose one clip। अब मैं आपको स्पीड एडजस्ट करने की वे बता देता हूँ। स्पीड एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपल ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्लिप की स्पीड को चेंज करना है, मुझे कमांड आर प्रेस करना है या राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन है री टाइम कंट्रोल्स, इसके साथ शॉर्टकट लिखा हुआ है, मैंने वही प्रेस किया था, कमांड आर। और यहाँ से क्लिक करके मैं क्लिप की स्पीड को चेंज कर सकता हूँ। ये फाइनल कट प्रो के तरीके से मैच होता है। या फिर क्लिप की एंडिंग के ऊपर, यहाँ से नहीं करना, ये ट्रिम टूल एक्टिव हो जाएगा, ध्यान रखना। ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो ये मेरी क्लिप की स्पीड को फास्ट और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। देखो इंक्रीज होनी शुरू हो गई 180, फॉर एग्जाम्पल मुझे 200 करनी है तो मैंने 200 कर दी, तो ये फास्ट हो गया। अब एक होता है स्पीड रैंपिंग। स्पीड रैंपिंग का मतलब होता है कि आपने 2 पॉइंट सेट कर दिए, उन 2 पॉइंट्स की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो। सपोज करते हैं कि यहाँ पे करेक्टर आया स्लो मोशन के अंदर, यहाँ से फास्ट हो गया वो, और जब तक वो बैठ नहीं रहा ये फास्ट मूवमेंट के अंदर है, मुझे ये करना है, तो मुझे 2 पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक स्पीड फास्ट हो। मैं यहाँ पे ऐड पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया, इस पॉइंट तक फास्ट होनी चाहिए, तो एक पॉइंट मैं और ऐड करता हूँ। अब इन दोनों की क्लिप की स्पीड को, दोनों पॉइंट्स के बीच की स्पीड को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इसका सेपरेट आपको कंट्रोल मिल गया। मैं यहाँ से स्पीड को चेंज कर सकता हूँ या सिंपली इन पॉइंट्स को क्लिक करके क्लोज लेके जा सकता हूँ और इससे स्पीड चेंज होगी। अभी 332 हो गई, सी फास्ट हुआ एंड देन अगेन फिर से स्लो हो गया। दैट इज कॉल्ड स्पीड रैंपिंग। अब इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास होता है, राइट क्लिक करते हैं, री टाइम कर्व। आफ्टर इफेक्ट्स में ये लाइंस देखी आपने, ईज इन एंड आउट, नोटिस की होंगी आपने, जिसने भी आफ्टर इफेक्ट यूज किया। यस Yes, यस sir. किया ना? सर यस उस टाइप के Yeah. यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आपको करने को मिलते हैं। ये देखो एक पॉइंट से 100 से स्पीड एकदम से आपकी ऊपर जा रही है 332, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना इंक्रीज हो रही है, 300 पे जा रही है, देन एकदम से ड्रॉप हो रही है। इस ड्रॉपनेस को, इंक्रीज और ड्रॉप को थोड़ा सा आप स्मूदर कर सकते हो। इन पॉइंट्स को आपको सिलेक्ट करना है और इसमें कन्वर्ट कर देना है, कर्वी शेप में कन्वर्ट कर देना है, तो थोड़ा सा स्मूथ कर्व बन जाएगा। ऐसे इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कर्व के अंदर आपको चेंज करना है। अब ये जो पॉइंट है 100 से 300 की स्पीड, ये थोड़ा सा स्मूथली रन होगी, जो बीच में जंप है या जर्कनेस है वो कम हो जाएगी। तो जब भी हम स्पीड रैंपिंग का यूज़ करते हैं, एकदम से फास्ट स्पीड में स्लो मोशन में जाना होता है, तो थोड़ा सा हम इससे कर्व से अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ बेसिकली स्पीड चेंज करने के मेथड्स। मैंने आपको बता दिया कि स्पीड प्रॉपर क्लिप की कैसे चेंज करते हैं, प्लस आपको अगर इन एंड आउट पॉइंट लगा के स्पीड रैंपिंग करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आई थिंक क्लियर हैं। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, सो दैट काफ़ी सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें नहीं हैं, राइट? तो उनके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा और मीडिया पेज एंड एडिट पेज आपका क्लियर हो जाता है। आई थिंक आपको सबको क्लियर है ना ये चीज़ें, दो पेजेस मैंने जो कवर किए, दैट इज़ बेसिकल इंट्रोडक्शन है ये आज की। Yes, sir. Yes, sir. यस क्लियर है सर। Alright. Yes, sir. कोई आपका सुजेशन हो ना वो भी दे सकते हैं कि मैं और थोड़ा स्लो चलूँ, थोड़ा फास्ट चलूँ, वो आप दे सकते हैं। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आपको डेप्थ में बता पाऊँ उतना आपके लिए बेटर होगा। थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा, बट आपको जो
थोड़ा किसी को ऐसा लगता है कि ये सॉफ्टवेयर मुश्किल है, वो 4 से 5 दिन में मुश्किल लगना बंद हो जाएगा। ऐसे ही हम कलर पेज के हर टूल को डेप्थ में समझेंगे तो बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा आपको पूरा सॉफ्टवेयर। ऑलराइट, Yes, sir. सो मैं Yes, रिकॉर्डिंग yes. ऑफ कर देता हूँ। Yes, sir. Okay.